नमस्ते छात्रों। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 24 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का डे 02 करेंगे। आज हम अपनी क्लास में दिल्ली में चल रही गणतंत्र दिवस की तैयारियों, सर्वोच्च न्यायालय, हरिद्वार में बालिका दिवस कार्यक्रम और नॉर्थ ब्लॉक में बजट 2026-27 की हलवा सेरेमनी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता पर भी एक नज़र डालेंगे। गणतंत्र दिवस 2026। बच्चों, 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस साल कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के दो मुख्य विषय हैं, नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस, मिस्र या ब्राज़ील के प्रमुख शामिल हो सकते हैं, जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। याद रखिए, गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि संविधान लागू होने का स्मरण है। 26 जनवरी ही क्यों? अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? तो सुनिए, 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जिसका निर्णय 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी अडॉप्ट तो हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। गणतंत्र का अर्थ है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। ध्यान दें, मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं डाल सकते। बजट 2026 की आहट। अब बात करते हैं पैसों की। वित्त मंत्रालय में बजट की छपाई शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत हलवा समारोह से होती है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाना है, जो 2024 में 5.9% था। अर्थशास्त्र की शब्दावली। बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। राजकोषीय घाटा सरल भाषा में ये बताता है कि सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा। वहीं बजट से एक दिन पहले आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। बजट पास होने की प्रक्रिया। संसद में बजट 1 फरवरी को पेश होता है। इसके बाद चर्चा, विभागीय जांच और मतदान होता है। सबसे जरूरी बात, विनियोग विधेयक पास किए बिना सरकार संचित निधि से एक भी पैसा नहीं निकाल सकती। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। आज यानी 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इतिहास में ये दिन इसलिए खास है क्योंकि 1966 में इसी दिन इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सरकारी योजनाएं। बालिकाओं के लिए 2 प्रमुख योजनाएं याद रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हरियाणा से शुरू हुई, जो 3 मंत्रालयों का साझा प्रयास है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के लिए एक छोटी बचत योजना है, जिसमें टैक्स छूट भी मिलती है। वन लाइनर्स अपडेट। खेल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेलबर्न में शुरू। पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा। अभ्यास, भारत मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास राजस्थान में संपन्न। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। रैंक 46। विश्व स्तर पर चीन का किंगदाओ पहले स्थान पर है, जबकि अबू धाबी दूसरे स्थान पर है। ये इंडेक्स लोगों के अनुभव यानी क्राउड सोर्स्ड पर आधारित है। पर्यावरण और संरक्षण। पर्यावरण के क्षेत्र में गंगा बेसिन में इंडियन स्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वहीं चंडीगढ़ ने अपने राज्य तितली के रूप में स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को चुना है। भूगोल और संस्थान। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 65वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अंतर्राष्ट्रीय खबर ये है कि जापान की सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट आसो के पास एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत और यूएई की साझेदारी और मजबूत हुई है। यूएई अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। दूसरी तरफ इजरायल और यूएन के बीच तनाव बढ़ा है, क्योंकि इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम में यूएनआरडब्ल्यूए मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया है।
खेल नियुक्तियां। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की है। वे अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न से सम्मानित हैं। वहीं कोस्टा रिका की अमेलिया वैलवर्दे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। इस बार विंटर गेम्स का छठा संस्करण गुलमर्ग और लेह में आयोजित होगा। खास बात यह है कि इस बार फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस, सीआरपीएफ का नेतृत्व। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व पहली बार एक महिला अधिकारी यानी सिमरन बाला, असिस्टेंट कमांडेंट करेंगी। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का डे 02 करेंगे। लखनऊ के लिए गौरव का क्षण। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को ने लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। इसे पाक कला यानी गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में जगह मिली है। ये घोषणा उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुए 43वें महासम्मेलन में की गई। याद रखिए, हैदराबाद 2019 के बाद लखनऊ भारत का ऐसा दूसरा शहर है जिसे ये सम्मान मिला है। हमारे लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा जैसे कि कबाब, बिरयानी और निहारी को अब दुनिया भर में पहचान मिल गई है। भारत के 9 क्रिएटिव सिटीज। इस स्लाइड में दी गई टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ से अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं। भारत में अब कुल 9 क्रिएटिव सिटीज हैं। जयपुर और श्रीनगर हस्तकला व लोक कला के लिए, वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में, मुंबई फिल्म के लिए, हैदराबाद और लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए। एक और ज़रूरी पॉइंट नोट कर लीजिए, वर्ष 2025 से इस नेटवर्क में आर्किटेक्चर को एक नई श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती। अब बात करते हैं आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल की। साल 2025 उनकी 150वीं जयंती का वर्ष है। उनका जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ था। इतिहास की दृष्टि से उनके 2 सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह और 1928 का बारदोली सत्याग्रह। बारदोली में उनकी सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 1947 में उन्होंने 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया और अखिल भारतीय सेवाओं को स्टील फ्रेम का नाम दिया। इसी अटूट साहस की वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता और एकीकरण। बच्चों, सरदार पटेल के सम्मान में ही 31 अक्टूबर 2014 से हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य है विविध संस्कृति एक राष्ट्र। ये सरदार पटेल ही थे जिनके नेतृत्व में जोधपुर, त्रावणकोर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों का भारत में सफलतापूर्वक विलय संभव हो सका। वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगली खबर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ी है, जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसकी रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत में की थी। ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। एग्जाम फैक्ट याद रखिए, इस गीत को गाने का समय 1 मिनट 9 सेकंड है और इसका अंग्रेजी अनुवाद महर्षि अरविंदो घोष ने किया था। चक्रवात मोंथा, साइक्लोन मोंथा। पर्यावरण और भूगोल की दृष्टि से देखें तो अक्टूबर 2025 के अंत में चक्रवात मोंथा ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी। ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और नरसापुर तट के पास टकराया। इसकी गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया। इससे आंध्र प्रदेश को लगभग $600 मिलियन का नुकसान हुआ और तेलंगाना के खम्मम और वारंगल में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस साल की थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब 1.2 अरब मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया का 20% है। साथ ही सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाजार 2033 तक $14.8 बिलियन होने का अनुमान है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनाया गया है। इसकी कुल लागत लगभग 19,650 करोड़ रुपए है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ देश का पहला ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम लगा है, जो टर्मिनलों को आपस में जोड़ेगा। पूर्ण होने पर इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष होगी। लद्दाख और छठी अनुसूची की मांग। आज की आखिरी स्लाइड एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे पर है। लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग को लेकर 24 सितंबर 2025 से लेह में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान प्रसिद्ध कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में भी लिया गया। दरअसल 2019 में लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब वहां के लोग अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी जनजातीय आबादी को स्वायत्त शासन और सांस्कृतिक संरक्षण मिल सके। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव। बच्चों, सबसे पहली और बड़ी खबर हमारे लोकतंत्र से जुड़ी है। 9 सितंबर 2025 को भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी विजयी रहे, जिन्हें कुल 452 वोट मिले। उनके विपक्ष में इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी थे, जिन्हें 300 वोट प्राप्त हुए। इसी के साथ राधाकृष्णन जी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो कुल 781 मतदाता थे, जिनमें से 767 ने मतदान किया और 15 वोट अमान्य यानी इनवैलिड पाए गए। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को अपने पद की शपथ ली। प्रोफाइल: सीपी राधाकृष्णन। अब थोड़ा हमारे नए उपराष्ट्रपति जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और कोयंबटूर से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी हैं, जैसे फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। साथ ही इनके पास तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी था। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने से पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। बच्चों, याद रखिएगा कि ये चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। परीक्षा के लिहाज से ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 68 कहता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज। याद रखिए, इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता जरूरी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। अब बात करते हैं पर्यावरण की। 9 सितंबर 2025 को सीपीसीबी द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के नतीजे घोषित किए गए। इसमें शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 यानी 10 लाख से ज्यादा आबादी, इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर फिर से नंबर 1 पर रहा है। दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे पर आगरा और सूरत संयुक्त रूप से हैं। श्रेणी 2 यानी 3 से 10 लाख की आबादी, महाराष्ट्र का अमरावती टॉप पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और झांसी दूसरे स्थान पर रहे। श्रेणी 3 यानी 3 लाख से कम आबादी, मध्य प्रदेश का देवास पहले स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश की स्थिति। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। जो बच्चे यूपी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इस स्लाइड पर विशेष ध्यान दें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में यूपी के शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद और झांसी रैंक 2 पर रहे हैं, आगरा को रैंक 3 मिली है, गोरखपुर और कानपुर रैंक 5 पर हैं। अन्य शहरों की बात करें तो प्रयागराज 7वें, गाजियाबाद 12वें और राजधानी लखनऊ 15वें स्थान पर है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025। शिक्षा के क्षेत्र में NIRF रैंकिंग्स का बहुत महत्व है। ये इसका 10वां संस्करण है, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 4 सितंबर 2025 को जारी किया। IIT मद्रास, इसने इतिहास रच दिया है। ये समग्र यानी ओवरऑल श्रेणी में लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा है और इंजीनियरिंग में लगातार 10वें वर्ष नंबर 1 पर है।
इस बार इसे सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी में भी प्रथम स्थान मिला है। आईआईएससी बैंगलोर ये विश्वविद्यालय श्रेणी में लगातार 10 वर्षों से और अनुसंधान यानी रिसर्च में 5 वर्षों से टॉप पर बना हुआ है। विभिन्न श्रेणियों में टॉप संस्थान। आइए जल्दी से अन्य श्रेणियों के विजेताओं को देख लेते हैं। कॉलेज, हिंदू कॉलेज दिल्ली। प्रबंधन, मैनेजमेंट, आईआईएम अहमदाबाद। चिकित्सा, मेडिकल, एम्स नई दिल्ली। फार्मेसी, जामिया हमदर्द नई दिल्ली। आर्किटेक्चर, आईआईटी रुड़की। विधि, लॉ, एनएलएसआईयू बेंगलुरु। कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई नई दिल्ली। नवाचार, आईआईटी मद्रास। सारांश, क्विक रिवीजन। आज की क्लास का मुख्य सार ये है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 15वें, अनुच्छेद 63, 66, 68 महत्वपूर्ण है। स्वच्छ वायु, इंदौर श्रेणी 1, अमरावती श्रेणी 2 और देवास श्रेणी 3 टॉपर रहे। उत्तर प्रदेश में आगरा का प्रदर्शन सराहनीय रहा। एनआईआरएस 2025, आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु ने अपना दबदबा कायम रखा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो